Good morning, everyone. Welcome to the official YouTube channel of Officer Sir 24/7. So first of all, let me know how are you all? कैसे हो आप सभी लोग? और एक बार जल्दी से मुझे comment section में बता दीजिए. So audio video both are okay. Are we good to go? So in this session, as you know, हर दिन हम discuss कर रहे हैं आपका एक particular मॉड्यूल के बेसिस पे क्लासेस हम कंडक्ट कर रहे हैं. सो इन एवरी मॉड्यूल हर एक यूनिट को हम डिस्कस करेंगे इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जहां पर मॉड्यूल ए, बी और सी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. डी मॉड्यूल को स्टार्ट कर चुके हैं और डी मॉड्यूल की आज है हमारी क्लास नंबर 9. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ द क्लास नंबर 9 ऑफ मॉड्यूल डी, जहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आपका इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड पेंशन प्रोडक्ट्स, आपका मॉड्यूल डी का. ठीक है, दैट इज 41 यूनिट है आपका. इट मीन्स 3 और यूनिट बचेंगी हमारी अब, जिसमें हम सारी 45 यूनिट्स को कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे एडवांस क्वेश्चंस ऑन दीज यूनिट्स, बिकॉज यू ऑल नो पेपर में टफ क्वेश्चन ही आने वाले हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, एंड दैट इज कि जीत बैच जो है वो लाइव हो चुका है ऑन चैनल ऑन ऑफिसर सर 24/7 एप्लीकेशन. और जीत बैच में हम स्टार्ट कर चुके हैं पीपीबी को. प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग ये स्टार्ट हो चुका है 6 फरवरी से, और इसका टाइमिंग है आपका 8 to 9 AM इन द मॉर्निंग. ठीक है, सुबह 8 से 9 का आपका टाइम रहेगा जीत बैच का. ये अवेलेबल है आप लोगों के लिए. कल से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं. कल इसका ओरिएंटेशन क्लास हुआ था, आज पहला डेमो होगा 8 बजे, तो ज़रूर चेक कर लेना. और आज दिन 12 बजे तक, यानी कि आफ्टरनून तक 80% डिस्काउंट है इस बैच के ऊपर. इफ़ यू यूज़ द कोड Y496 तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा. 12 बजे के बाद ये ऑफर जो है एंड हो जाएगा. तो डू मेक श्योर अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी कर लें, 12 से पहले कर लें. दूसरी चीज़, इसमें सेकेंड सब्जेक्ट जो स्टार्ट होगा वो मैं अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी IEIFS, बिकॉज सबसे बड़ा पीपीबी है, फिर आता है आपका IEIFS. तो उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इन्फॉर्मेशन है. जैसे आप लोगों ने पीपीबी का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिया था, वैसे ही IE एंड IFS का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 9 फरवरी से, और ये 11 फरवरी तक आपका लाइव रहेगा. ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे पीपीबी का एनालिसिस आपका करवाया था, सेम एनालिसिस हम IEIFS का लेकर आएंगे. ठीक है, और कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी. बट कल आज इतनी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि 9 to 11 आपका ये IE ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चलेगा. एंड जीत बैच लाइव हो चुका है, ऑफर 12 PM तक है, तो ज़रूर एनरोल कर लेना, बिकॉज दिस इज़ नाउ हाई टाइम. स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से. रीज़न, सिलेबस बहुत सारा है, अभी स्टार्ट करेंगे इजीली सिलेबस के साथ सब कुछ हम कर पाएंगे, है ना, कि हम प्रॉपरली कॉन्सेप्ट भी समझ पा रहे हैं, रिवाइज भी कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर पा रहे हैं. थोड़ा लेट स्टार्ट करोगे तो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू डू ऑल द थिंग्स. फिर कुछ ना कुछ छूट जाएगा, या फिर हम पैनिक हो जाएंगे, टाइम कम है और कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर से रह जाएंगे. सो इससे बेटर है कि बाद में जाके हम पछताएं कि यार 10 दिन पहले स्टार्ट कर लेते तो मे बी ये 1-2 नंबर भी आ जाते. इससे बेटर है पहले ही स्टार्ट कर लीजिए, पछताना ना पड़े. अब चलिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट और पेंशन प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है एडा. एडा इज व्हाट? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, पेंशन प्रोडक्ट्स की बात करें तो पेंशन को रेगुलेट करता है PFRDA. PFRDA कौन? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. ये तो हो गई रेगुलेटरी बॉडीज आपकी इंश्योरेंस मार्केट की एंड पेंशन मार्केट की. अगर मैं इंश्योरेंस मार्केट की बात करूं तो इंश्योरेंस को कमिटी जिसने एडा को बनवाया, दैट वाज द मल्होत्रा कमेटी. बहुत फेमस कमेटी इंश्योरेंस में, मल्होत्रा कमेटी याद रखना है. इंश्योरेंस बिजनेस जो बैंक्स स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि बैंक्स आपका इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं ना, बैंक का इंश्योरेंस दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचते हैं. क्यों बेचते हैं? बैंक का इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं है, बैंक का इंश्योरेंस थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, फिर भी बैंक बेच रहा है. क्यों बेच रहा है? क्योंकि बैंक को कमीशन मिलता है, इसलिए बैंक बेच रहा है ना. और ये जो है बैंक का इंश्योरेंस, ये स्टार्ट हुआ मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे. मल्होत्रा कमेटी ने ही, हालांकि नरसिम्हन कमेटी ने आपका सजेशन दिया था कि कंपटीशन लेकर आओ इंश्योरेंस मार्केट के अंदर भी, उसको भी इम्प्लीमेंट करवाया किसने? मल्होत्रा कमेटी ने. एडा को किसने बनवाया? मल्होत्रा कमेटी ने, है ना. तो इस कमेटी को बहुत अच्छे से याद रखना है. पेंशन प्रोडक्ट्स आपको बताइए, पेंशन प्रोडक्ट्स में और इंश्योरेंस प्रोडक्ट में, अच्छा हमें स्कीम्स भी पढ़नी होगी, क्योंकि देखो क्या होता है, अटल पेंशन योजना हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, सुरक्षा बीमा योजना हो, जन आरोग्य योजना हो, कोई भी इंश्योरेंस पेंशन स्कीम या कोई भी सोशल वेलफेयर स्कीम आपकी हो,
वो जाती वो पब्लिक के पास, बेनिफिशरीज के पास थ्रू द बैंक्स ही है। जब थ्रू द बैंक्स जा रही है तो यू हैव टू कवर ऑल दीज, ठीक है, सब कुछ आपको कवर करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करते हैं आगे इस चैप्टर को। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवार्ड दैट इंश्योरेंस ombudsman कैन गिव टू एन एग्रीड पॉलिसी होल्डर। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा आपका मैक्सिमम अमाउंट है जो इंश्योरेंस ombudsman देता है पॉलिसी होल्डर को। यहाँ पे इज इट 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और 50 लाख? ए, बी, सी और डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए, बी, सी और डी, क्या होगा आपका राइट आंसर, बताइए। सो व्हेन इट कम्स टू दी, जैसे कि बैंकिंग ombudsman है हमारा, बैंकिंग ombudsman एक्चुअल में हुआ करता था, बैंकिंग ombudsman फॉर द बैंकिंग बैंक्स हम लेकर आए थे। ombudsman स्कीम फॉर NBFC के लिए अलग था, ombudsman स्कीम फॉर आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग था। इन तीनों को आपस में मिलाकर इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम 2021 में हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली हमारे पास इंश्योरेंस ombudsman भी है, ठीक है। अब इंश्योरेंस ombudsman जो अमाउंट देता है दैट इज 30 लाख। क्या होगा मैक्सिमम अमाउंट आपका? 30 लाख जो इंश्योरेंस ombudsman देता है कंप्लेंट्स ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसी और वॉट एवर द सिचुएशन इज। चलिए सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट सिंपल से एक बात बोलता है कि आपके लॉस को हम अच्छा बना देंगे। लेट्स से इंश्योरेंस कंपनीज में जब भी हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं, मैंने अपने 2 व्हीलर, अपने 4 व्हीलर, अपने लैपटॉप, अपने फ़ोन का इंश्योरेंस लिया, तो दे प्रॉमिस मी, व्हाट प्रॉमिस? दैट वी विल मेक योर लॉस गुड फॉर यू। पर किस लॉस को आप अच्छा नहीं बना सकते हो? What kind of loss is there which cannot be made good for us by anyone? That is the life insurance. किसी की डेथ को आप अच्छी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं होता है, बाकी सब पे होगा। इंडेमनिटी आपने पढ़ा होगा पीपीबी के अंदर भी, जहाँ पे हम कस्टमर रिलेशनशिप पढ़ते हैं, इंडेमनीफाइड, इंडेमनीफायर, है ना, होल्डर और इंडेमनीफायर। सो वो भी क्या है, बैंक भी तो वही करता है ना कि लॉस से बचने के लिए एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइल करवा लेता है कि अगर मान लो हमें लॉस हुआ बिकॉज वी आर इशूइंग द डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट फॉर यू, तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो, आप उस हमारे लॉस को अच्छा बनाओगे। कौन? कस्टमर। सेम थिंग इंश्योरेंस कंपनीज करते हैं, जो कि लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता, बिकॉज वी कैन नॉट मेक द डेथ ऑफ अ पर्सन गुड फॉर एनीवन, ठीक है। राइट आंसर इज ए। नाउ in which of the following life insurance product does the policy holder receive the sum assured over a period of time even if the policy holder does not die during the term of the policy? ऐसा कौन सा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसमें पॉलिसी होल्डर को अमाउंट मिलता है इवन इफ वो क्या नहीं है, इवन इफ पर्सन की टर्म की ड्यूरेशन के बीच में बेनिफिट नहीं उठाया है ना। इट मीन्स द डेथ नहीं हुई है उसकी, तो आपने बेनिफिट नहीं लिया है उस पॉलिसी का, तो आपको कब मिलेगा? टर्म एंड होने पे मिल जाएगा। ऐसा कौन सा प्लान, ऐसा कौन सी पॉलिसी होती है? सो जनरली हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ मीन्स इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में क्या होता है, एक टेन्योर आपको दे दिया जाता है, उस टेन्योर में अगर वो एक्सीडेंट होता है, वो इवेंट होता है, तो उसका पैसा आपको मिलता है, मैच्योरिटी पे नहीं मिलता। पर कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जिनका पैसा मैच्योरिटी पे दिया जाता है, तो ऐसी स्कीम्स कौन सी है हमारी? वो है हमारा एंडोमेंट पॉलिसी। राइट आंसर इज सी। एंडोमेंट पॉलिसी में अगर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी पर्सन की डेथ नहीं हुई तो उसको मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ ओब्रेनियम फिडे मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट? क्या मतलब है इसका? सो ये तो आपको रट लेना है अच्छे से, बिकॉज एक 1 लाइनर क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, है ना, द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? The principle of utmost good faith is the actual meaning of your Obranium fidei. Okay, so principle of utmost good faith, there are certain principles of your insurance, वो principle बहुत important है, उन्हीं में से एक principle of good faith था आपका utmost good faith. Which of the following is a correct about प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना?
तो सबसे पहली चीज तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये तीनों स्कीम एक साथ एक ही दिन एक ही जगह से लॉन्च की गई थी मिस्टर मोदी के थ्रू 2015 कोलकाता से। ठीक है, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, स्कीम को लोग अवेल कर सकते हैं जिनकी एज ग्रुप 18 टू 70 ईयर्स है। ठीक है, बैंक या पोस्ट ऑफिस से ये स्कीम का बेनिफिट आप ले सकते हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ऑटो डेबिट करवा सकते हो ऑन और बिफोर 31 मई फॉर द कवरेज ऑफ पीरियड ऑफ 1 जून टू 31 मई ऑन एन एनुअल बेसिस रिन्यूएबल, यानी कि हर साल ये आपको रिन्यू करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं एक बार पेमेंट दे दिया और आपका चल रहा है ये जिंदगी भर, नहीं, हर साल इफ़ यू वांट द बेनिफिट ऑफ दिस देन आपको हर साल क्या करना होगा, हर साल आपको प्रीमियम पे करना होगा, एक साल का आपको कवरेज मिलेगा। नाउ आधार इज द प्राइमरी KYC फॉर द बैंक अकाउंट। The risk coverage under the scheme 2 lakh for accidental death and full disability and 1 lakh for partial disability and all of the above. And answer क्या होगा? All of the above. सारे स्टेटमेंट सही हैं अबाउट सुरक्षा बीमा योजना। प्रीमियम की बात करें तो 20 रुपये पर एनम आपका प्रीमियम है, साल में 20 रुपये आपको देने, जो पहले 12 रुपये हुआ करता था, बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर पेंशन टू ज्वाइन द अटल पेंशन योजना? अब ये भी 2015 में लॉन्च हुई थी। कहाँ से लॉन्च हुई थी? कोलकाता से ही लॉन्च हुई थी। अब आप मिनिमम एज आप बता दो, बाकी डिटेल मैं बता देती हूँ। तो पेंशन मिलती है 1000 रुपये से 5000 के बीच में पेंशन मिलेगी पर मंथ। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट कब से मिलेगी? 60 ईयर्स की एज अटेन करने पे ये आपको पेंशन मिल जाएगी। कंट्रीब्यूशन जो होगा वो मंथली होगा, कंट्रीब्यूशन जो होगा आपका वो क्या होगा? मंथली होगा। मंथली कंट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा। फिर 60 साल की एज से आपको 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या फिर 5000 रुपये की एनुअल पेंशन मिलेगी। ठीक है, अब ये अमाउंट कैसे डिसाइड करें, 1000 मिलेगा या 5000 मिलेगा? इट डिपेंड्स ऑन कंट्रीब्यूशन ड्यूरेशन एंड कंट्रीब्यूशन अमाउंट। कितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कब कर रहे हो? लेट्स से अगर मैं 18 साल की उम्र में इस स्कीम को स्टार्ट कर चुकी हूँ और मैं 40 साल की उम्र में इस स्कीम को स्टार्ट कर रही हूँ, तो दोनों में अंतर होगा। मैक्सिमम एज ज्वाइन करने की क्या है? 40 ईयर्स। 40 ईयर्स मैक्सिमम एज है आपकी इस स्कीम को ज्वाइन करने की। और सिंपल सी बात है, अगर मैं 18 साल में कर रही हूँ और मुझे 5000 की पेंशन चाहिए, तो मेरा जो प्रीमियम अमाउंट होगा, जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट होगा यहाँ पे, वो कम होगा। किससे कम होगा? अगर मैं 40 साल की उम्र में ज्वाइन करती हूँ और 5000 की पेंशन मांगती हूँ, तो वहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कंट्रीब्यूशन का ड्यूरेशन कम हो जाएगा मेरा, इसलिए कंट्रीब्यूशन अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम है 40। पेंशन मिलती है 1000 से 5000 तक पर मंथ मिलेगी। 60 साल की एज से कंट्रीब्यूशन आपका मंथली होगा। कंट्रीब्यूशन अमाउंट और ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। 40 साल तक आपको यहाँ पे अलाउ है इस स्कीम में एनरोल करना। सो आंसर इज सी। विच इज द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी अंडर NPS? तो नेशनल पेंशन स्कीम तो आप जानते ही हो, इसमें कौन है आपका सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी? इज इट CDSL, इज इट RBI, इज इट NSDL, इज इट SEBI? कौन है बताइए? एंड द राइट आंसर इज NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो कि NSC के थ्रू बनाई गई है। NSC की क्लियरिंग, सेटलमेंट क्लियरिंग डिपॉजिटरी सिस्टम है ये। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा C। नेक्स्ट, व्हाट इज द लॉक इन पीरियड इन PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में लॉक इन पीरियड कितने साल का होता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 साल का होता है आपका लॉक इन पीरियड इन द PPF। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीम ऑपरेटेड बाय EPFO? ऐसी कौन सी स्कीम है जो EPFO ऑपरेट नहीं करता? तो EPFO एक्चुअल में सिर्फ 3 स्कीम्स को ऑपरेट करता है। वो कौन सी 3 स्कीम है इनमें से? एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉयज ग्रेजुएटी स्कीम, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी स्कीम को EPFO जो है ऑपरेट नहीं करता है। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ओके, पेंशन स्कीम है,
प्रोविडेंट फंड है, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम है, पर ग्रेजुइटी स्कीम नहीं है। सो राइट आंसर विल बी सी। याद रखिएगा ईपीएफओ में 3 ही स्कीम है, एक पेंशन है, दूसरा पीएफ है, तीसरा डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम है। सो राइट आंसर इज सी, इट्स नॉट अ स्कीम दैट इज ऑपरेटेड बाय ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, पेंशन प्रोडक्ट जनरली हैव 2 स्टेजेस। पेंशन प्रोडक्ट की 2 स्टेज है। पहला आपको आपके दिख रहा है यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टेज, तो दूसरी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज स्टेज, पेंशन स्टेज, वेस्टिंग स्टेज और बैकिंग स्टेज। A, B, C or D? And the answer is the second stage for pension product is vesting stage. ठीक है, तो there are 2 stages in pension product, एक हो गया accumulation, दूसरा हो गया vesting. Good morning everyone, welcome to the official YouTube channel of Officer Study 24/7. So first of all let me know how are you all and also let me know is audio video both are okay. एक बार जल्दी से बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है, आप भी गुड टू गो। तो आज के सेशन में जैसे कि आप लोगों को याद होगा, कल ही मैंने आपको बताया था दैट वी हैव 45 यूनिट्स इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, और सारी यूनिट्स को हम एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं। इट मीन्स मॉड्यूल ए, बी, सी एंड डी, चारों मॉड्यूल्स की हर एक यूनिट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे ऑन द मॉड्यूल नंबर डी। सो 45 यूनिट सारी कंप्लीट हो चुकी हैं एंड यू कैन सी दिस इज आवर 12th क्लास ऑफ मॉड्यूल डी, और जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस क्वेश्चंस फ्रॉम योर मॉड्यूल डी, दैट्स योर क्लास नंबर 12। So do remember whenever we talk about IE IFS subject, सबसे पहली चीज तो आपको याद रखना है दिस इज योर फर्स्ट पेपर, यानी कि मे का फर्स्ट संडे ही हमारा पेपर होने वाला है IE IFS का। तो सबसे कम टाइम इस सब्जेक्ट के लिए हमारे पास है। सो डू मेक श्योर सारा जो सिलेबस है आप एक बार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कंप्लीट कर लें, देन गो थ्रू दी रिवीजन पार्ट, देन प्रैक्टिस भी करें, ताकि डेफिनेटली देखो क्या होता है ना, पहला पेपर एक तो चीज, दूसरी चीज नया सब्जेक्ट है, थर्ड टाइम कम होगा एंड पहला एक्सपीरियंस होगा काफ़ी सारे लोगों का IIBF के एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अच्छा जाए, बिकॉज इस पेपर के अच्छा जाने पे बाकी 3 का मूड हमारा डिपेंड करता है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले ही अटैम्प्ट में इस पेपर को हम क्लियर कर लें, और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक काम ज़रूर करना है कि बहुत अच्छे से IEIFS की प्रिपरेशन करनी है। सारे यूट्यूब सेशंस को देखिए, पेड बैचेस में जहाँ पर भी आप एनरोल हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें और प्लस प्रैक्टिस करते रहें रिवीजन के साथ साथ। ठीक है, तो अगर आपने ये अचीवर सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है, पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, तो आई वुड लव टू इन्फॉर्म यू, ये सीरीज़ जो लक्ष्य सीरीज़ है हमारी, ये सीरीज़ जो है 4th ऑफ दिसंबर से हमारी चल रही है, और इसमें मॉड्यूल ए, बी, सी, डी को हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे आपको सारी सेशंस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हो जब आप चाहें। ठीक है, बट डू मेक श्योर यू वॉच इट। और आज का जो सेशन है एडवांस क्वेश्चंस हैं, थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस होंगे, तो ज़रूर बने रहिएगा सेशन में एंड कीप आंसरिंग कि आंसर आपका सही क्या है। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए दैट वॉट एवर वी आर स्टडिंग आर वी एबल टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट इन द पेपर और नॉट। तो चलिए, सबसे पहले आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन रिलेशन टू द टॉपिक इन विच, इनमें से कौन सा टॉपिक जो है इन विच को लेकर आपका करेक्ट है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है इन विच को लेकर करेक्ट है, आपको ये बताना है। इन विच क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कल ही करिए ये यूनिट हमने डिस्कस। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स द फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडिया नीड्स टू स्पेंड 4.5 ट्रिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। कितना? 4.5 ट्रिलियन टिल द ईयर 2040 टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड योर कम्युनिटी वेलबींग। अब देखो क्या हो रहा है ना, हमारी कंट्री में माइग्रेशन बहुत हो रहा है, लोग रूरल से अर्बन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ज़रूरी हो गया है उस पॉपुलेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर देना।
लोग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, घर रहने के लिए घर होना चाहिए, पीने के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। तो बेसिक सी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स की हम बात कर रहे हैं लोगों के लिए कि ये होना ज़रूरी है। और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार अवेलेबल करवाती है तो सरकार को कितने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? $4.5 ट्रिलियन का। बहुत कौन से ईयर तक? 2040 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज सेइंग स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड फाउंडेशन एस्टैब्लिशेस द वे फॉर इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्स सेक्टर। स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड फाउंडेशन एस्टैब्लिशेस द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द डाइवर्स सेक्टर। चलिए, दिस इज वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Okay, then next is saying every country needs a defined infrastructure that can provide adequate facility for each individual, which paves the way for capital mobilization. Okay, next is saying while addressing the public on the occasion of the Independence Day of 2019, Honorable Prime Minister announced that 100 lakh crores would be invested in infrastructure over the next 5 years. Okay, next is saying an initiative called National Infrastructure Pipeline was launched to enable this investment. अब बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट है अबाउट द इन्वेस्ट? ए, बी, सी और डी, और स्टेटमेंट है आपके पास 6। सो आंसर क्या होगा? एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर मुझे बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है अबाउट द इन्वेस्ट। लेंदी क्वेश्चंस होंगे आज के, कुछ छोटे क्वेश्चंस भी होंगे, ऐसा नहीं सारे लेंदी हैं। लेंदी क्वेश्चंस होंगे बिकॉज एडवांस क्वेश्चंस है। एडवांस क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे, लेंदी रहेंगे और ओवरऑल पूरी डिटेल, कॉन्सेप्चुअल डिटेल की ज़रूरत होगी। माइनर डिटेल भी आपको पता होना चाहिए टॉपिक के बारे में ऐसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए। ए, बी, सी और डी। चलिए, तो इसका राइट आंसर एक्चुअल में जो है वो है ए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर विल बी ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पूछ रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू द टॉपिक प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस। तो प्राइमरी डीलरशिप तो जानते ही हो आप, प्राइमरी डीलर्स को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेलिंग परचेजिंग करने के लिए और 1995 में। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है फॉर अंडरटेकिंग प्राइमरी डीलर बिजनेस थ्रू द सब्सिडरी अ बैंक शुड बी रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी विद आरबीआई। ठीक है, सेकेंड इज सेइंग for undertaking primary dealer business departmentally bank is required to be registered with under banking regulation act for the same। चलिए ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है ना। ऑप्शंस आपके सामने ये लिखे हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको देती हूँ। प्राइमरी डीलर्स मैंने आपको अभी बताया, आप पढ़ लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी डीलर्स जो हैं वो आरबीआई लेकर आया था 1995 में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेलिंग परचेजिंग के लिए। डन। प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस इंडिया में 2 तरीके से होता है, या तो स्टैंड अलोन होगा या फिर आपका बैंक प्राइमरी डीलर होगा। ठीक है, बैंक प्राइमरी डीलर है तो उस केस में बैंक डिपार्टमेंटली प्राइमरी डीलर कंडक्ट करता है, और अगर आपका स्टैंड अलोन है तो फिर आपका एक इंडिविजुअल एनबीएफसी सब्सिडरी की तरह काम करती है। ठीक है, ये 2 तरीके हो गए आपके यहाँ पे। अब मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। एक्चुअली द राइट आंसर विल बी, पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा करेक्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, इनकरेक्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट क्यों है ये भी जान लो। रजिस्टर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं होना होता, रजिस्टर आरबीआई के साथ होना होता है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की जगह यहाँ पे आरबीआई आना चाहिए था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा ए ऑप्शन। राइट आंसर विल बी योर ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Every individual subscriber is issued a permanent retirement account number PRAN card which has a dash digit unique number। तो जब भी आप, है ना, जब भी आप अपना कोई भी पेंशन स्कीम में रजिस्टर्ड होने जाते हैं तो आपको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाता है, प्रान नंबर दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो नंबर आपको दिया जा रहा है ये कितने डिजिट का होता है? 12, 13, 14 और 15। How many digits are there? And the answer is 12 digits। कितनी डिजिट्स होंगी आपकी? 12 डिजिट्स होंगी। So right answer will be your A।
ठीक है, तो 12 डिजिट का नंबर होता है आपका प्रान नंबर, दैट इज द परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये इशू कौन करता है? PFRDA इशू करता है जब भी आप पेंशन स्कीम में एनरोल होते हो। आपको मिलता है किसके थ्रू? बैंक्स के थ्रू मिलता है, क्योंकि आप बैंक के थ्रू ले रहे हो पॉलिसी, सॉरी स्कीम, है ना। बट इशू कौन करेगा? PFRDA करेगा। सो 12 डिजिट का नंबर होता है, राइट आंसर विल बी योर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर आउट द प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल गिवन बिलो। तो एक एग्जाम्पल आपको दिया है, वेयर देर आर टू इंश्योरर्स कवरिंग द एसेट इक्वली, इन केस ऑफ लॉस ईच हैज टू कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ द कंपनसेशन। क्या बोल रहा है? फिगर आउट करिए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि कौन सा प्रिंसिपल है यहाँ पे। तो वेयर देर आर टू इंश्योरर्स कवरिंग द एसेट इक्वली, इन केस ऑफ लॉस ईच हैज टू कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ द कंपनसेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज है और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो देखो, इंश्योरेंस के कुछ सर्टेन प्रिंसिपल हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी है। हमने आई थिंक कल वाली क्लास में पढ़ा था, नहीं इंश्योरेंस प्रोडक्ट वाली क्लास में हमने कुछ प्रिंसिपल्स देखे थे वहां पे। सो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में कौन से प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस की बात हो रही है? एंड द आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। ये कहना चाह रहा है, लाइक से मान लीजिए मैंने इंश्योरेंस लिया है 2 इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन केस ऑफ वो इवेंट ऑकर हो जाता है जिसके लिए मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो मुझे क्या दोनों इंश्योरेंस कंपनी पूरा अमाउंट देंगी? नहीं, कोई एक ही इंश्योरेंस कंपनी मुझे पेमेंट करेगी और वो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से हाफ अमाउंट को क्या कर लेगी? रिकवर कर लेगी। कौन करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। मुझे नहीं मिलेगा, मुझे एक ही बार मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप 10 इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके रजिस्टर हो रहे हो, प्रीमियम ले रहे हो, इंश्योरेंस ले रहे हो, तो आपको 10 क्लेम मिलेंगे, नहीं, क्लेम एक ही मिलेगा आपको वहां पे, है ना। इन दैट सिचुएशन आपका जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या कर लेंगी? शेयर कर लेंगी, कंट्रीब्यूट कर लेंगी अमाउंट को। तो राइट आंसर इज बी। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात वो हम स्टेटमेंट हमसे कर रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है म्यूचुअल फंड के ऊपर, और ये पूछ रहा है इनकरेक्ट पॉइंट आप बताइए इन रिलेशन टू द टॉपिक रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। इनमें से कौन सा रोल है म्यूचुअल फंड का जो आपका गलत है? ओके, चलिए फर्स्ट इज सेइंग mutual fund allow investor to invest their savings across a wide range of securities and diversify their portfolios as per their objectives and goals. Second is saying mutual funds are managed by professional fund managers who are responsible for taking smart decisions in order to maximize yield while mitigating risk in the investing decision. Third, mutual funds offer relatively low liquidity. Fourth, mutual funds provide investors the freedom to earn on their personal savings. Investment can be less as ₹500. And the last, we have certain mutual fund investments are tax efficient and serve as income tax shield for the investor. अब आपको बताना है इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट योर म्यूचुअल फंड। A, B, C, D। तो देखो यहाँ पे, अच्छा चलो ये पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, आप आंसर करिए, देन मैं बताऊंगी। लेट मी नो द आंसर, एक बार आराम से पढ़ लीजिए। बहुत डायरेक्टली, अब देखो कितना डेप्थ में पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, है ना। हर एक चीज पूछी गई है और बहुत माइनर सा चेंज करके आपको पूछा गया है कि करेक्ट इनकरेक्ट बताओ कौन सा है। अब ये जो माइनर चेंज है आपको पकड़ में आना चाहिए, और ये कब आएगा? जब हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे, पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ रहे होंगे डिटेल में। तो द ओनली डिफरेंस इज और ओनली रॉन्ग थिंग इज लो लिक्विडिटी नहीं होता, हाई होता है ना। इट ऑफर्स हाई लिक्विडिटी, नॉट अ लो लिक्विडिटी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। बाकी सारे स्टेटमेंट म्यूचुअल फंड के रोल को करेक्टली डिफाइन कर रहे हैं, पर कौन नहीं कर रहा? थर्ड स्टेटमेंट नहीं कर रहा। ये बोल रहा है लो लिक्विडिटी, ये हाई लिक्विडिटी ऑफर करता है आपको। तो राइट आंसर इज बी। ओके, दैट इज थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज व्हिच हैव बीन अप्रूव्ड बाय सेबी इंक्लूड। सेबी को आप जानते हो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसको आप जानते हो, जो क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेडिट हिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे सेबी के थ्रू अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इनमें से कौन कौन सी है वो आपको बताना है। फर्स्ट, क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड। सेकंड, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड।
ICRA Limited, Care Limited, Brickwork Ratings, Credit Rating Valuation and Rating, Equite Rating. So इनमें से कौन आपका अप्रूव्ड सेबी के थ्रू है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? A, B, C और D. एंड द राइट आंसर इज क्रेडिट रेटिंग वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट. ऐसा कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमारे पास नहीं है, यानी कि सिर्फ 6 नहीं होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेवंथ है. फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवंथ. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवंथ, यानी कि राइट आंसर इज ए. ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट रिगार्डिंग योर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अप्रूव्ड बाय सेबी. तो क्रिसिल इज India, Ratings is, ICRA is, Care is, Brickwork is, Equite Ratings is, but not a credit rating valuation. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाईलाइट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग. पहला बोल रहा है फाइनेंशियल लीज कॉन्ट्रैक्ट इज रिवोकेबल. सेकंड इज सेइंग इन ऑपरेटिंग लीज द लेसी हैज टू बियर द रिस्क ऑफ एब्सोलेंस. फाइनेंशियल लीज इज जनरली फॉर होल यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. ऑपरेटिंग लीज इज जनरली फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन. अब बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट अ लीज, है ना. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज आते हैं. अच्छा, मैंने आपको बताया था जब हमने ये पढ़ा था लीज फाइनेंसिंग वाला चैप्टर, तब मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है. तो फाइनेंस में होल टाइम के लिए होता है, लाइफ ऑफ द एसेट के लिए, ये सही है. तो ऑपरेटिंग में शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होगा, ये भी सही है. दो स्टेटमेंट तो पक्का सही है. सेकेंड ये बोल रहा है कि इन ऑपरेटिंग लीज लेसी, लेसी मीन्स दी टेनेंट, लेसी मीन्स टेनेंट जो रेंट पर ले रहा है, जो लीज पर ले रहा है. ठीक है, तो क्या लेसी के पास, लेसी को बियर करना होता है रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस? नहीं, आपके ऑपरेटिंग लीज में तो ये लेसर को करना होता है ना. इट शुड बी लेसर नॉट लेसी. फाइनेंस लीज के अंदर लेसी करता है पर ऑपरेटिंग लीज के अंदर लेसर करेगा, ये गलत हो गया. फाइनेंशियल लीज कॉन्ट्रैक्ट इज रिवोकेबल? नो, इट इज नॉट. ऑपरेटिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट इज रिवोकेबल पर फाइनेंस लीज रिवोकेबल नहीं है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो आंसर होगा आपका सी. ठीक है, याद रखिएगा दोनों ही इनकरेक्ट है. ऑपरेटिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट रिवोकेबल होता है और फाइनेंस लीज के अंदर लेसी जो है बियर करता है आपका एक्सपेंसेस और रिस्क. ठीक है, सो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन. आई होप क्लियर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू द टॉपिक रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स. रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स. ठीक है, तो पहला आपको एक लाइन दिया गया, अ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग मीन्स अ डोमेस्टिक कंपनी. दो स्टेटमेंट है, डोमेस्टिक कंपनी whose shares are listed on recognized stock exchange in India. Second, which is engaged in the business of providing service, production, manufacture of articles or things, include such activities or sector which have been included in the negative list of the board. अब बताइए रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ वेंचर कैपिटल को लेकर कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है या कौन सा गलत है? ए, बी, सी और डी. ओके, एंड द राइट आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं वेंचर कैपिटल फंड्स को लेकर. ओके, सो राइट आंसर विल बी डी. वेंचर कैपिटल क्या है? अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था आपका यूनिट के अंदर कि पैसा कलेक्ट करते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर से, है ना, और उस पैसे को फिर इन्वेस्ट कर देते हैं कहाँ पर? आपका स्टार्टअप्स में. चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट वन इन रिलेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड्स. ट्रेड्स भी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था. ठीक है, जो एक टाइप का फैक्टरिंग होता है बट एमएसएमईज के लिए होता है. चलिए, पहला बोल रहा है इनकरेक्ट बताना आपको. फर्स्ट बोल रहा है ट्रेड्स इज अ स्कीम फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर फैसिलिटेटिंग financing of trade receivable of MSME from corporate and other buyers, including government department and public undertakings through multiple financiers. It is a form of factoring. ठीक है. Second is saying MSME, despite their important role in contributing to Indian economy, continues to face constraints in obtaining adequate finance.
ठीक है. Third is saying to address the financing related issue faced by MSME in India, RBI in the year 2014 introduced the concept of TReDS, a mechanism of trade receivable financing for MSME on a secure digital platform. ठीक है. Next, it may be stated, ठीक है, that the TReDS facilitates the discounting of both invoices as well as bills of exchange. Fifth, the transaction processed under TReDS will be without recourse to the MSME. और ये है आपके सामने 4 ऑप्शन. अब बताइए इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? ए, बी, सी और डी. कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है अबाउट द ट्रेड्स? तो ट्रेड्स क्या है मैं पहले ही बता चुकी हूँ. इट्स अ फॉर्म ऑफ फैक्टरिंग, लिखा भी है पहले स्टेटमेंट में, है ना. फॉर्म ऑफ आपका फैक्टरिंग है पर सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए. चलिए राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? ए, बी, सी और डी. इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रेड्स कौन सा है? एंड योर राइट आंसर विल बी नन ऑफ द अबव. कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सभी स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं. ठीक है, नन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट बिकॉज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो आंसर आपका हो जाएगा डी. क्लियर? राइट आंसर विल बी डी. Good morning everyone, welcome to the official YouTube channel of Officer Survey 24/7. So first of all let me know कैसे हो आप सभी लोग, and also let me know is audio video both are okay, are we good to go? एक बार जल्दी से बता दीजिए ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है क्या? हम स्टार्ट करें सेशन को. सो इन दिस सेशन एज यू नो मॉड्यूल डी तो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आई कैन से पूरा सिलेबस जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं एक बार ऑन यूट्यूब. ठीक है, मॉड्यूल ए, बी, सी और डी यानी कि यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 45 तक सारे जो यूनिट्स हैं हम कवर कर चुके हैं. उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिए थे कुछ एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. तो उसी एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू करेंगे इन दिस पर्टिकुलर सेशन एज वेल. तो आज का जो सेशन है ये है आपका क्लास नंबर 13, मॉड्यूल डी से बिलोंग कर रहा है. वाई मॉड्यूल डी? बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट, मैंने स्टार्ट किया है मॉड्यूल डी को, तो पहले मॉड्यूल डी के ही अभी हम एडवांस क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन बाकी यूनिट्स के करेंगे. ठीक है, तो मॉड्यूल डी का जो आपका क्लास है इट इज क्लास नंबर 13, एडवांस क्वेश्चंस करेंगे मॉड्यूल डी से. बट बिफोर दैट जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहली बार इस सेशन में जुड़ रहे हैं या फिर जिनको नहीं पता इस लक्ष्य सीरीज के बारे में, आई वुड लव टू इन्फॉर्म यू ऑल कि 4 दिसंबर से देखो हमने ये सीरीज स्टार्ट करी थी. ए, बी, सी और डी मॉड्यूल सब खत्म हो गए हैं. यूनिट 1 से लेकर यूनिट 45 तक एक बार हमने यूट्यूब पे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है इन फॉर्म ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस भी किए हैं, एडवांस क्वेश्चंस भी किए हैं और फिर से कुछ एडवांस क्वेश्चंस हम करेंगे. बिकॉज यू नो प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो अनलिमिटेड हम बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की. और आपका कंटेंट इतना सारा है बुक्स का कि एक यूनिट से आप जितने चाहो उतने क्वेश्चंस निकाल सकते हो अलग अलग तरीके से. कभी 1 लाइनर क्वेश्चंस बना लेंगे, कभी स्टेटमेंट बेस्ड बना लेंगे, कभी मैच द फॉलोइंग हो जाएगा, कभी फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएगा. और यू नो व्हाट, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज्यादा बार आपको कंटेंट रिवाइज होगा. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रेगुलरली आप प्रैक्टिस करते रहे क्वेश्चंस को. इससे पहले वाले सेशंस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ऑफिसर सर्वे 24/7 चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी. उन सेशंस को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो जब भी आप चाहो. तो डू मेक श्योर ये ज़रूर आप देख लें. और अगर अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो मैं आपको बोल देती हूँ कर लीजिए. दिस इज राइट टाइम टू स्टार्ट. इसके बाद करेंगे तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, पीछे रह जाओगे आप लोग, क्योंकि काफ़ी सारे बैंकर्स पेड क्लासेस में नवंबर से हमारे साथ पढ़ रहे हैं. द फर्स्ट बैच विच स्टार्टेड वाज इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, तब से वो बैंकर्स हैं जो अभी तक आपके पढ़ रहे हैं. तो आप खुद सोचिए द कैंडिडेट जो नवंबर से बहुत सीरियस स्टडी कर रहा है, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है, पढ़ रहा है, और अब हम इन द एंड जाके बैच को ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में पीछे रह जाएंगे ना. फिर हमें ऐसा लगता है कि यार उसका निकल गया, मेरा क्यों नहीं निकला. द रीज़न बिहाइंड इट क्योंकि उन्होंने अलग से एफर्ट्स डाले हैं. दैट्स व्हाट यू ऑल्सो हैव टू डू. तो जल्दी से अगर अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट करी तो कर दीजिए. एंड इफ़ यू वांट
हेल्प, अगर आपको मेंटोर से हेल्प चाहिए, आप सोचते हो ऐसा कि पेड क्लासेस विल बी बेटर, हमारे पास R&D करने का टाइम नहीं है, एक एक चीज़ को बैठ बैठ के समझने का टाइम नहीं है, कोई हमें एक्सप्लेन कर दे, हमें समझ में आ जाए जल्दी से, देन यू कैन गो एंड चेक द जीत बैच। जीत बैच आपका अवेलेबल है 24/7 एप्लीकेशन पे, जो कि स्टार्ट हुआ है 6 फरवरी से, लेटेस्ट बैच है आपका। और आई कैन से दिस इज दी कॉम्प्रीहेंसिव बैच, जो कि लास्ट हमारा रहने वाला है। माइट भी हो सकता है एक और आ गया है, कह नहीं सकते, बट यस दिस इज द लेटेस्ट बैच, इस पर आपको ध्यान देना है। और ये लेटेस्ट बैच जो है PPB से स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसमें IEIFS से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो इफ़ यू वांट टू एनरोल जल्दी से एनरोल कर लीजिए, बिकॉज अभी आज दिन 12 बजे तक 80% का डिस्काउंट भी आपको इसमें मिलेगा इफ़ यू यूज़ द कोड Y496। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जो कि आपसे पूछ रहा है द इम्प्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट आर एज अंडर। अब देखो, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट आपने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है टॉपिक वाइज टेस्ट, जब हमने यहाँ किया था तब भी किया है। तो इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट जो होता है उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उस इंटीग्रेशन के इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फर्स्ट इज सेइंग कैपिटल हैज बिकम मोर मोबाइल अक्रॉस नेशनल बाउंड्री एज नेशंस आर इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन सेविंग्स ऑफ द अदर नेशन टू सप्लीमेंट द डोमेस्टिक सेविंग्स। और ये सच है, हम किसी और के पैसों पे निर्भर हैं अपनी विजय पाने के लिए, दिस इज ट्रू। होता क्या है ना, देखो अगर मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो मैं अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी निकाल के बिजनेस में नहीं लगाऊंगी, बिकॉज आई नो अगर डूब गया तो क्या करूंगी। तो अपना पैसा तो मैं सेव करूंगी और मैं मार्केट से पैसा उठाऊंगी, मैं बैंक से लोन ले लूंगी, या फिर मैं शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स इशू कर दूंगी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन जो भी वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज वेरी मच ऑब्वियस कि अगर आप अपने भी कंट्री में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो यू आर डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन सेविंग्स, अदर पर्सन मनी, और अपना पैसा सेव कर रहे हो। वही सेम चीज़ यहाँ पे है। अब नेशंस भी जो है ना वो दूसरे देशों के पैसों पे निर्भर है, अपना पैसा तो सेव कर रहे हैं, और ऐसा हो रहा है। सेकेंड इज सेइंग technological development in electronic payment and communication system have substantially reduced the arbitrage opportunity across financial centers, thereby adding the cross-border mobility of funds. ठीक है। Third is saying changes in the operating framework of monetary policy with a shift in emphasis from quantitative control to price-based instruments such as the short-term policy interest rate brought about changes in the term structure of interest rate. Okay. Next, harmonization of prudential regulation in line with international best practices by enabling competitive prices of product has strengthened the market integration process. अब ये हैं आपके 4 स्टेटमेंट, इनमें से आपको बताना है कौन सा इम्प्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन फाइनेंशियल मार्केट के लिए सही है। A, B, C और D। A, B, C और D क्या सही होगा यहाँ पे? द आंसर इज एक्चुअली ऑल आर करेक्ट। सभी स्टेटमेंट जो हैं आपके करेक्ट हैं। दे ऑल आर द इम्प्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के इंटीग्रेशन से ये सभी इम्प्लीकेशंस हमें देखने को मिल रहा है। सो द राइट आंसर विल बी योर ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, डैश ऑफ इकोनॉमीज एंड डिस्टर्बेंस व्हेन दे स्प्रेड विच कैन बी कॉल्ड एज डैश। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर? फर्स्ट इज सेइंग decoupling contingent effect, coupling contingent effect, coupling reflection effect, none of the above. And the answer will be इकोनॉमीज के क्या होने से डिस्टर्बेंस होता है और ये बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं डैश। तो देखो, बढ़ रहा है, फैल रहा है, तो रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, कंटेंजेंट इफेक्ट होगा। या तो ये होगा या तो ये, मतलब या तो ऑप्शन ए होगा या बी और डी भी हो सकता है। तो पहला, थर्ड ऑप्शन को तो हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। अब अगर कंपनी इकोनॉमीज डीकपल हो चुकी हैं तो फिर काय का डिस्टर्बेंस? कंपनीज में डिस्टर्बेंस देखा जाएगा और इकोनॉमीज में डिस्टर्बेंस देखा जाएगा व्हेन यू फाइंड दैट द इकोनॉमीज आर कपलिंग। कपलिंग ऑफ इकोनॉमीज डिस्टर्बेंस बढ़ाते हैं, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और जो क्या करेगा, आपका इफेक्ट जो है वो बढ़ाएगा। देखो ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, आपको याद है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 में आया था, यूएसए से स्टार्ट हुआ था, इंडिया में भी इफेक्ट आया, हर एक कंट्री में उसका इफेक्ट आया। रीजन, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपकी इकोनॉमीज जो हैं वो क्या हो चुकी हैं, कपल्स हो चुकी हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है एक पे कुछ होगा तो इम्पैक्ट सब जगह पे देखा जाएगा। तो राइट आंसर हियर इज बी, कपलिंग कंटिंजेंट इफेक्ट।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। दो स्टेटमेंट आपके सामने है। द फर्स्ट इज सेइंग मर्चेंट बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी whereas commercial banks are governed by RBI रेगुलेशन। अच्छा, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट बात कर रहे हैं डिफरेंस की। किसके बीच में? डिफरेंस बिटवीन मर्चेंट बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन है। तो पहला बोल रहा है कि मर्चेंट बैंक को सेबी रेगुलेट करता है, कमर्शियल बैंक को आरबीआई रेगुलेशन। मर्चेंट बैंक प्राइमरली असिस्ट होते हैं इन रेजिंग इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस, जबकि जो कमर्शियल बैंक से प्राइमरली डील करते हैं डेट एंड डेट रिलेटेड फाइनेंस। क्या लगता है आपको द डिफरेंट अबाउट मर्चेंट बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स जो दिए गए हैं दो स्टेटमेंट में, क्या ये सही है? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज इनकरेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट? क्या लगता है? देखो पहला तो बहुत सही है। मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि देखो ओनली मर्चेंट बैंकिंग इज द टाइप ऑफ बैंकिंग विच इज रेगुलेटेड बाय सेबी। मर्चेंट बैंक ही इकलौते ऐसे बैंक है जिसको सेबी रेगुलेट करता है। तो पहला तो सही है एंड दूसरा भी सही है। मर्चेंट बैंक्स इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस यानी कि शेयर ओनरशिप के ऊपर ये ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि अर्निंग लेकर आते हैं, कैपिटल्स लेकर आते हैं। और कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं? डेट रिलेटेड। तो राइट आंसर विल बी बोथ आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर इज बोथ आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, as per SEBI regulation, the applicant for a merchant banking license should have net worth of not less than dash for category 1 merchant bank, where the net worth means the sum of paid up capital and free reserves of the applicant. The certificate of registration granted under sub regulation 1 shall be valid unless it is suspended or cancelled by the board. बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी और डी। 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ और 20 करोड़। एंड द नेट वर्थ शुड नॉट बी लेस देन 5 करोड़ फॉर द कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंक। और कैटेगरीज की अगर हम बात करें, मर्चेंट बैंक की 4 कैटेगरीज होती हैं, 1 2 3 4, है ना? देयर आर 4 कैटेगरीज। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 करोड़ फॉर द कैटेगरी 1। चलिए नेक्स्ट, डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देखो डेरिवेटिव मैंने पढ़ाया है आप लोगों को और मैंने एग्जांपल भी देके बताया। शेयर का एग्जांपल देती हूँ मैं कभी, या फिर मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ किसी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ कमोडिटी का। तो डेरिवेटिव सिंपली एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू को ड्राइव किया जाता है फ्रॉम अदर बेसिक वेरिएबल। वो जो अदर बेसिक वेरिएबल्स हैं वो कहलाते हैं आपके अंडरलाइंग एसेट। दे आर व्हाट? दे आर अंडरलाइंग एसेट। So first is saying whose value changes in response to the change in a specified interest rate, security price, commodity price, foreign exchange rate, index of price or rate, a credit rating or credit index और similar variable, जिन सब को हम बोलते हैं underlying assets। पहला। दूसरे की बात करते हैं। That requires no initial net investment or a little initial net investment relative to the other types of contracts that have a similar response to changes in market conditions, है ना? That is settled at what? They will be settled at a future date. अब आपको बताना है डेरिवेटिव को लेकर यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑल आर करेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट। बताइए डेरिवेटिव को लेकर कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो करेक्ट है? The right answer is A, B, C or D. ओके, राइट आंसर इज ऑल आर करेक्ट। डेरिवेटिव की 3 जो डेफिनेशंस या फिर स्टेटमेंट दिए गए हैं तीनों ही करेक्ट हैं। डेरिवेटिव को रेगुलेट कौन करता है? सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है, डेरिवेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका ओवर द काउंटर डेरिवेटिव जिसमें रिस्क होती है, काउंटर पार्टी रिस्क होती है, और दूसरा होता है आपका एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव में आपका काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होती क्योंकि मीडिएटर जो है उसमें स्टॉक एक्सचेंज रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, RDS would enable retail investor to buy and sell the following types of government security। अब RDS मैंने आपको कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और रिटेल डायरेक्ट स्कीम इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे रिटेल डायरेक्ट स्कीम RBI लेकर आया था
रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करवाने के लिए सर्विस, ताकि वो बेहतर क्या कर सकें, वो बेहतर तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पार्टिसिपेट कर सकें। सो कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे हैं? ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटी, सॉवरेन बॉन्ड्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। इनमें से कौन सी सिक्योरिटीज को रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंदर सेल किया जा सकता है? तो ट्रेजरी बिल्स याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमेशा इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट के लिए हम लेकर आ गए थे स्टेट डेवलपमेंट लोन। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कौन इशू करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो या स्टेट गवर्नमेंट की, ये सभी ट्रेड की जाती हैं अंडर द रिटेल डायरेक्ट स्कीम। सो राइट आंसर आपका क्या होगा? ए। ऑल आर करेक्ट। ओके, ए। Objective of development of a robust corporate bond market are as follows. Next we are talking about what? Objectives of the development of robust corporate bond market are as follows. Which of the following is correct? चलिए, सो क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ रोबोस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट आर एज फॉलोज. Objectives are asking. First is saying to diffuse stress on banks by diversifying credit risk across the various investor. Second, to supply short-term investment products for the short-term investor. Third, to reduce funding costs for corporate and others by eliminating agency and disintermediation cost. So fourth is saying to ensure that the capital is allocated more efficiently among the various enterprises. बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? द राइट आंसर विल बी योर, देखो फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है ना। अब आप बात कर रहे हो बॉन्ड मार्केट की और बोल रहे हो शॉर्ट टर्म होगा, नहीं, हमेशा लॉन्ग टर्म होगा। तो राइट आंसर होगा आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बोल रहा है, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है तो लॉन्ग टर्म होगा। चलिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। द फर्स्ट इज सेइंग प्राइमरी डीलर्स आर ओनली परमिटेड टू बोरो इन द आईसीडी मार्केट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट, कि प्राइमरी डीलर सिर्फ आईसीडी में ही क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। सेकेंड इज सेइंग कि द बोरोवर अंडर आईसीडी इज रेस्ट्रिक्टेड टू 150% ऑफ नेट ओन्ड फंड एंड द मिनिमम टेन्योर ऑफ बोरोइंग इज फॉर 7 days। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर में, अक्टूबर 2023 में आईसीडी के अंदर नेट ओन्ड फंड की परसेंटेज पूछा था, दैट इज 150%। आईसीडी मार्केट जो है आपका अनसिक्योर्ड होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स ही कॉर्पोरेट्स को फंड्स देते हैं, यहाँ पे अनसिक्योर्ड है, याद रखिएगा। और आंसर देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं अबाउट योर आईसीडी मार्केट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो राइट आंसर इज योर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव चूज द करेक्ट स्टेटमेंट about forex market. The forex market has developed a consequence of the international trade and foreign exchange requirement of nation. Second, forex market compound of major internationally traded currency, इनमें से कोई भी करेंसी वो हो सकती है। Forex market 24-hour market है, not depend on certain business hours of foreign exchanges. Trades take place among banks located in different countries or different corners of the globe. ठीक है, तब यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली अगर फॉरेक्स मार्केट की बात करो तो सारे ही स्टेटमेंट आपके क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। 24/7 होता है, फॉरेन इंटरनेशनल करेंसीज जो है आपकी उनमें ट्रेड करवाया जाता है, और इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट जो है नेशंस की, उसको फुलफिल करता है आपका ट्रेड। सो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू योर फॉरेक्स मार्केट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the appointment of an expert group on foreign exchange, primarily known as DASH, in November 1994 was a landmark in the design of foreign exchange market in India. So if we talk about appointment of an expert group की अगर हम बात कर रहे हैं, that is foreign exchange popularly, इसको किस नाम से, कमिटी को किस नाम से जाना गया? रंगराजन, सुधानी कमिटी, नरसिम्हन कमिटी 1 और none of the above. सो याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज पॉपुलरली नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नरसिम्हन कमेटी ने तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हमें दिए थे, ठीक है।
रंगराजन कमेटी ने पॉवर्टी को लेके एस्टिमेट्स कुछ दिए हैं, और हाँ, बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटराइजेशन भी किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, दैट इज दी सुधानी कमेटी। ये आपका एक्सपर्ट ग्रुप लाया था, फॉरेन एक्सचेंज पॉपुलरली नोन एज दी सुधानी कमेटी। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी बी। चलिए, तो यहाँ पे होते हैं हमारे सारे ही क्वेश्चंस एंड आगे बढ़ने से पहले दिस इज दी ऑफर गोइंग ऑन। जीत बैच आपका ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। Y496 कोड यूज करके 80% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। महापैक पे डबल वैलिडिटी चल रही है, प्लस द 80% डिस्काउंट इज गोइंग ऑन, और ये दोनों ही ऑफर आज दिन 12 बजे तक रहने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज आपका रिजल्ट आने वाला है, जो रेडीनेस टेस्ट आपने दिया था शाम को 3 बजे। ठीक है, उसके बाद मैं एनालिसिस सेशन लेकर आऊंगी। एनरोल करने के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा ADA 24/7 एप्लीकेशन को। गो टू दी एप्लीकेशन होम पेज, स्क्रॉल डाउन आप करोगे, JIB पे आप जाएंगे, देन JIB CIB में JIB में 2024 में जाओगे, यू विल फाइंड ऑल द बैचेस अवेलेबल हियर। सारे बैचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हाउ टू एनरोल, एनरोल करने का सिंपल सा तरीका है, बैच पे क्लिक करें, एक बार डिटेल्स पढ़ लीजिए क्या क्या मिल रहा है। मिनी मैराथन्स, महा मैराथन्स पेपर, अपार्ट फ्रॉम दैट सारे बैचेस आपको लाइव यहाँ पे मिल जाएंगे। दीज आर द बेनिफिट्स। सब देखने के बाद क्लिक ऑन द बाय नाउ ऑप्शन, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज कर लीजिएगा कोड को, दैट विल बी Y496 एंड क्लिक ऑन द अप्लाई। 79% डिस्काउंट आपको यहाँ पे शो करेगा, बिकॉज फॉर 1% एडिशनल डिस्काउंट यू हैव टू गो टू दी ADA 24/7 एप्लीकेशन। ठीक है, सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू रेगुलरली ज्वाइन ADA 24/7 ऑफिसर्स ADA 24/7 के सेशंस को अगर आप रेगुलरली ज्वाइन करना चाहते हैं, देन डू सब्सक्राइब द चैनल ऑफिसर्स ADA 24/7 एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी अपकमिंग सेशंस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं यहीं पे। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड वी विल बी मीटिंग अगेन टुमारो एट 7:30 AM Monday to Saturday only on Officers ADA 24/7. Okay, so thank you everyone for joining the session and have a great day.